नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएमटी इंडिया न्यूज 24। टीएमटी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। इंडिया गठबंधन ने मोदी पर ब्रेक लगा दिया और ऐसा ब्रेक लगाया है कि मोदी बुरी तरह से फंस गए। आप यह भी कह सकते हैं कि मोदी खेल में फंस गए और बहुत बुरी तरह से खेल में फंस गए। 362 सांसद का सपना तो छोड़ दीजिए, 272 सांसद नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी को। अब यह कहीं ना कहीं तय हो गया, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं जिसके ऊपर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस देश को जैसे एक इतने पेचीदे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया गया है, जिस जगह पर आम युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए थी, बढ़ती महंगाई पर बात होनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए थी, सुरक्षा पर बात होनी चाहिए थी, वहां सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, रणनीति इसकी क्या है, उसकी क्या है, कहां चोरी हुई, कहां डाका डाला, कहां लूट मचाया, इस पर चर्चा हो रही है। जबकि चर्चा आम बच्चों के रोजगार की होनी चाहिए थी, उनके शिक्षा पर होनी चाहिए थी, महंगाई जो मार रही है आम व्यक्ति को उस पर होनी चाहिए थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का पाखंड कहें, झूठ कहें, डकैती कहें, सब कुछ देश के सामने तस्वीर एकदम साफ है। और इस वक्त फैसला इस देश को करना है, क्योंकि यह विपक्ष भले आवाज उठाता रहा हो, ना उठाता रहा हो, कोई बोल रहा हो, कोई ना बोल रहा हो, लेकिन ऊपर वाले ने सारा काला चिट्ठा देश के सामने रख दिया है। अब देश को फैसला करना है कि क्या डकैत चाहिए, चोर चाहिए, उचक्के चाहिए, आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला चाहिए, या फिर इस देश को आगे बढ़ाना है, या इस देश की बात, युवाओं की बात, महंगाई की बात करने वाले चाहिए, रोजगार देने की बात करने वाले चाहिए। यह फैसला देश को करना पड़ेगा। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने मोदी पर ब्रेक लगा दिया। मोदी पूरे खेल में मोदी फंस चुके हैं। पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जिस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिहार के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जीती, आप हरियाणा छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, आप चर्चा बिहार से शुरू कीजिए, क्योंकि एसआईआर का पहला स्टेट बिहार बना और दूसरा बन गया बंगाल। तमिलनाडु में जादू नहीं चला, क्योंकि नहीं चला इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं था, वजूद ही नहीं था, सब जमानत जब्त वाले थे। तो तमिलनाडु की बात मत कीजिए, हम बात बिहार और बंगाल से कर ली। तो बिहार और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल गया, एसआईआर का, ज्ञानेश कुमार का, नीतीश को भी निपटा दिए, अपनी सरकार बना ली है, और बंगाल में ममता बनर्जी को पूरी तरह से निपट दी। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें मार डालो, वरना अगर मैं बच गई तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं, तब फिर संकट पैदा हो जाएगा। इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी भूल गए। अब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं, वह भी कांग्रेस के चाणक्य हैं, जिन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक जिता के दिया, 3 महीना के अंदर तेलंगाना जिता के दिया, और 2 साल के अंदर केरल जिता करके दिया है, और फिर एसआईआर चल रहा है।
इस एसआईआर के तहत डीके शिव कुमार ने जो शिकंजा कसा है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। इसका पूरा खेल खराब हो रहा है। जेडीएस, उसका खेल खराब हो रहा है, देवी गौड़ा की पार्टी का। अब सब मिमिया रहे हैं, कह रहे हैं यह तो ठीक नहीं है। अब यह कह रहे हैं भाजपा वाले कि बिहार में तो बहुत अच्छा एसआईआर हुआ, परिणाम भी आया, बंगाल में एसआईआर बहुत अच्छा हुआ, परिणाम आया, लेकिन कर्नाटक में सही नहीं हो रहा है। कर्नाटक में सरकार हस्तक्षेप कर रही है। एक डकैत, उसके डाका डालने पर ब्रेक लग रहा है तो वह कह रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है। डीके शिव कुमार ने कहा कि घबराइए मत भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सबका नाम जुड़ेगा, जुड़वाइए आप भी, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं छूटेगा, डॉक्यूमेंट ले आओ और नाम चढ़वा लो, आसानी से नाम चढ़ेगा, घर जा जाकर के नाम चढ़ेगा। लेकिन एक घर में उसी परिवार का चलेगा जो उस परिवार का है। एक घर में 1000 लोग और एक घर में 500 वोटर नहीं चलेंगे। अगर हैं तो दिखाओ, फंस गया मामला। इसका मतलब कर्नाटक हाथ से जा रहा है। दूसरा, तेलंगाना में भी इसी प्रोसीजर पर रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है और बीआरएस के साथ भी खेल नहीं कर पा रहे हैं भाजपा साथ में लेकर, क्योंकि इन लोगों का मकसद कामयाब नहीं होने दे रही है। तो इस एसआईआर पर इन्हीं का दांव इनके लिए भारी पड़ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि और जो जाल में फंस रहे हैं और जिस खेल में फंस रहे हैं, अपने ही खेल में फंस रहे हैं, मोदी जी अपने ही खेल में फंस रहे हैं। अब और दूसरा जो ब्रेक लग रहा है, जो 240 सांसद इंडिया गठबंधन के, जिसमें 26 सांसदों की इन्होंने तोड़ दिया और डीएमके के 22 सांसदों को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। जो डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो गई थी तमिलनाडु चुनाव के बाद, वह डीएमके अब नहीं जा रही है, वह फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ गई। यानी कि जो 22 जाने वाले थे वह भी 22 नहीं गए, वापस आ गए। तो उस 22 पर भी ब्रेक लग गया। अब इंडिया गठबंधन के पास 214 सांसद बच गए। इन 214 सांसदों को एकजुट करके रखने के लिए कांग्रेस अलग अलग रणनीति बना रही है, इंडिया गठबंधन अलग अलग रणनीति बना रहा है। अब इस बीच उद्धव ठाकरे के पास 9 में 6 चले गए तो 3 बचे, और ममता बनर्जी के पास 20 चले गए तो 8 बचे। 29 से एक का देहांत हो गया तो 28 हो गए, 28 में 8 बचे हैं, 20 चले गए। इन लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ सकती। जो टूटना था टूट करके बिक के चले गए, और जिन्हें नहीं जाना था वह रह गए। समाजवादी पार्टी को तोड़ने का मंशा पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राम मंदिर में बड़ी डकैती हो गई जो पूरे देश में फैल गया। अब यहां से इंडिया गठबंधन पर फुल स्टॉप इनका लग गया कि इसके आगे इंडिया गठबंधन के अंदर ये पैठ नहीं बना सकते। पहला ब्रेक। और अब दूसरा ब्रेक, बड़े ध्यान से समझिए। जैसा मैंने कहा कि इंडिया ने मोदी पर ब्रेक लगाया, मोदी खेल में फंस गए हैं बुरी तरह से, मैंने बताया आपको। दूसरा कि 362 छोड़िए 272 सांसद नहीं मिलेंगे पीएम मोदी को अब। यानी कि 362 के चक्कर में इंडिया गठबंधन को जितना तोड़ना था तोड़ लिया, और जिसको नहीं तोड़ पाए वो वापस आ गया टूटने के बाद में। तो 240 से 214 पर आकर के वह जंक्शन पर आ गया, स्टॉप हो गया।
स्टॉप हो गया, रुक गया वहां, अब उसके अंदर नहीं जा सकता, उसके आगे कोई ट्रेन जाएगी भी नहीं। अब 272 बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है, जो 272 से 20 ज्यादा 292 सांसद एनडीए गठबंधन के पास है। अब 292 में 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 240 जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें दो टुकड़े की थी। पहला टुकड़ा 104 सांसद का, जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे मोदी डलवा रहे थे, वह लोग हैं जो मोदी के साथ आए, वह मोदी के साथ सुरक्षित खड़े हैं, डाका डालते हैं और डाका डालने का सजेशन भी मोदी को देते हैं, तरीके भी बताते हैं, तो वह इनके साथ है। बाकी बचे 136 सांसद, वह 136 सांसद जो हैं इनके साथ नहीं, वह हवा के रुख के साथ हैं, यानी कि जिधर आरएसएस का हवा चलेगा उधर वह बह जाएंगे। मोदी के कार्यशैली से वह नाखुश है, इनके कार्य को वह पसंद नहीं कर रहे हैं। अब यही कारण कुछ रहा कि 240 सांसदों की आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई और मोदी को संसदीय दल का नेता भी नहीं चुना गया है, यानी कि गैर संवैधानिक तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जब तक संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल का नेता नहीं चुना जाता, तब तक वह शख्स न प्रधानमंत्री न किसी मंत्री के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, पहला ही सवाल यही है। आज तक 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, यानी कि ऊपर से टपक गए। नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक कर और सबको नजरअंदाज कर दिया। अब वो सांसद तो कहीं जा रहे नहीं, जाएंगे ही नहीं, उसका नाजायज फायदा उठाया, यानी कि नियम, संविधान, कानून सभी को ताक पर रख दिया। अब जब राम मंदिर का मुद्दा फंसी गया है और लोग खिलाफ हो ही गए, तो फिर लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो। अब आरएसएस ने जिस तरह से टांग अड़ा दिया और आज बैठकों का दौर सब चल रहा है, आरएसएस का भी और सरकार का भी, तो आरएसएस किसी भी कीमत पर राम मंदिर से अपना खजाना जाने देना नहीं चाहता है, उसकी चाबी उसी के पास रहे और उसके ऊपर कोई सवाल पूछने वाला उससे न रहे, यानी कि सीईओ नियुक्त न करे मोदी सरकार, या गलती न करे, नहीं तो 136 सांसद आपसे दूर हो जाएंगे और आरटीआई के दायरे में आप मत लाओ, यह मंजूर नहीं। अब ऐसे में 136 सांसद और 104 सांसद आपस में दो टुकड़े में बट गए। क्या किसी मीडिया ने यह बात बताई, इस बात का जिक्र किया कि आरएसएस क्या चाहता है? हर्ष बोले या फिर मोहन भागवत जो बयान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जिक्र किया? नहीं किया। सब के सब बिके हुए हैं। तो एक गहरी साजिश के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है, यानी कि घर के अंदर घमासान बड़ी तेज है और इसी घमासान के वजह से अंदर से बाहर निकला था राम मंदिर की चोरी का मुद्दा। इन्हीं के लोगों ने एक दूसरे के छिटाकशी पर बाहर निकाल दिया, जिसका परिणाम हुआ कि इस वक्त मोदी सरकार संकट में फंस गई। अब ऐसे में जब टकराव है, मोदी जो सुबह के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को कहा कि मोदी ने आरएसएस की नहीं सुनी तो फिर संकट गहराता है, और सुन लिया तो जनता के बीच एंटी कैम्पेंसी और विरोध बढ़ जाता है।
जनता के अंदर विरोध पड़ेगा तो वह किसका? नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। तो नरेंद्र मोदी निपट जाए, आरएसएस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरएसएस निपट जाए यह मंजूर नहीं, क्योंकि वह जड़ है भाजपा का। अब आरएसएस इस तर्ज पर काम कर रहा है कि आरएसएस बच जाए, आरएसएस का कोई व्यक्ति जेल ना जाए, ताकि वह धब्बा ना लगे, ताकि उसके ऊपर चर्चा ना हो, और चोरी का इल्जाम आरएसएस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और राम मंदिर पर कोई शिकंजा नहीं कसना चाहिए, ताकि जो इनकम का स्रोत है आरएसएस का वह बंद नहीं होना चाहिए। तब फिर मोदी निपटेंगे। तो ऐसे में जब एंटी कैम्पेंसी धर्म को लेकर के बढ़ेगी तो आस्था से जुड़ी हुई चीज है, तो मोदी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील होगी। इन सभी के बीच मोदी खेल में फंसते ही 362 के चक्कर में सरकार का दांव उल्टा पड़ चुका है। अब इंडिया गठबंधन के अंदर 214 के अंदर नहीं ढूक पा रहे हैं, और 240 भारतीय जनता पार्टी का 104 से ऊपर संख्या बढ़ नहीं पा रही है, यानी कि बीच मैदान में फंस गए। तो फिर सरकार का दांव उल्टा पड़ गया, पूरे पीएमओ दफ्तर पूरा हिला हुआ, हड़कंप से स्थिति है, हलचल मची हुई है। इस बीच जब मची हुई है हलचल, तो इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की कि अब इनके पास रास्ता डिलिमिटेशन ही है, और वन नेशन वन इलेक्शन, यह कानून या किसी भी तरह से संविधान संशोधन करके पास करना चाहिए। तो इसके लिए अब इनके पास 362 का संख्या बल किसी भी कीमत पर नहीं हो रहा है, और जब नहीं हो रहा है तो इनके पास एक ही रास्ता है कि जैसे 2023 में 146 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के सांसदों को निलंबित करके कानून पास किया था, उसी तरह से इस कानून को भी पास कर ले। और ऐसा होगा अगर, तो यह इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा। अब फैसला विपक्ष इसको किस तरह से बुनाता है और किस तरह से लेकर के लड़ाई लड़ता है, इस पर रणनीति इंडिया गठबंधन का कि कैसे इनके ऊपर इस पर ब्रेक लगाया जाए, इसके लिए संतुलन बना के भी रखना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, कि स्पीकर ओम बिरला को और उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन दोनों को मौका न मिले कि निलंबित कर सके, वरना इनके पास रास्ता यही एक है, निलंबित करना, निलंबित करके यह कानून को पास कराएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसी में 30 सांसद एनडीए गठबंधन के भी इनके खिलाफ हैं। पहला नाम चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश का भी आ गया। उन लोगों में भी टकराव बहुत चरम सीमा पर है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इंडिया गठबंधन का अगला रणनीति क्या होता है, और अब इसे सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले इंडिया गठबंधन की एक सामूहिक बैठक बुलाई गई है, जिस पर एक रणनीति और एक सहमति बनाकर इस बिल को रोकने के लिए पार्लियामेंट में, और स्पीकर और उपराष्ट्रपति को मौका न मिले निलंबित करने का, इस पर रणनीति बनेगी। और इस पर रणनीति बना ली विपक्ष ने तो मोदी सरकार गई काम से। बाकी आप दर्शक अगर न समझ आया हो तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके सुनिए, सारी एक एक हिस्ट्री आप दर्शकों के समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।